नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, आज हम एक माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, उसे आपके समक्ष लेकर आए हैं। ये एक विल से रिलेटेड जजमेंट है तो और इसमें काफ़ी कमेंट्स भी दिए गए हैं, लेकिन अभी अगर हम जजमेंट को ऊपर ठीक से पढ़ें और इसका जो ऑब्जर्वेशन दिया गया है माननीय कोर्ट ने, वो विल से रिलेटेड बताया गया है और ये बताया गया है कि अगर विल अगर पुरानी भी है, अगर उसमें कोई अटेस्टिंग विटनेस अवेलेबल भी नहीं है, तब भी प्रपोनेंट के पास अदर ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। तो इंटरनेट में काफ़ी जो है वो कई लीगल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो जो ऑनलाइन जो लीगल पोर्टल्स हैं, उसमें काफ़ी कुछ बताया गया है। वो अगर हम जजमेंट के कंटेंट्स को देखेंगे तो ये जजमेंट क्या क्लैरिफाई करती है, ये जब तक हम इसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे तो हम इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं दे पाएंगे जब तक इस जजमेंट को ठीक से ना पढ़ें। तो आइए अब हम इसके कंटेंट्स पे जानते हैं। उसमें जाने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एक टेस्टेटर थे, उनके तीन जो भी टेस्टेटर मतलब जो विल बनाते हैं, उनके थ्री सन्स थे और उन्होंने अपनी जो विल है वो थ्री सन्स को दे दी थी और एक सन को नहीं दी थी, मतलब दो सन्स को दी थी। एक सन के जो उनके जो ग्रैंड सन है उनको दे दी थी और एक सन को जो है वो नहीं दी थी, प्रॉपर्टीज जो है उन्हें कोई शेयर नहीं दिया था। अब जो रिस्पोंडेंट्स थे, जो यहाँ पर रिस्पोंडेंट्स बताए गए थे, वो एक लीगल जो है जो हेयर्स हैं, जो टेस्टेटर्स के उनके लीगल हेयर्स हैं, उन्होंने आगे एक पार्टीशन का जो सूट है वो फाइल किया था 1/3 शेयर। और जो अपीलेंट है वो उन्होंने क्लेम किया था कि उन्होंने प्रॉपर्टी उस सन से ले ली है जिसके पास जिसको शेयर नहीं दिया गया था, तो लेकिन उससे वो खरीद लिया है, मतलब उनसे वो प्रॉपर्टी ले ली है। और टाइटल रिस्पोंडेंट्स ने अपना जो टाइटल है वो प्रूव करने के लिए एक सूट फॉर पार्टीशन फाइल किया था। और अब यहाँ पर फाइनली जब माननीय कोर्ट में आया जो, तो कोर्ट ने यही कंक्लूजन निकाला था कि जो विल जो है वो अप्रूव की जा सकती है अगर वो कोई प्रिजम्पशन जो है सेक्शन 90 का वो एप्लीकेबल नहीं होगा इंडियन एविडेंस एक्ट का। और जब क्योंकि यहाँ पे विल को प्रूव करने के लिए सेक्शन 63C ऑफ सक्सेशन एक्ट 1925 और सेक्शन 68 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को ही अगर जो है वो एप्लीकेबल होता है। और ये अब आइए इसके कंटेंट्स को देखते हैं, इसमें क्या बताया गया था। अब ये चैलेंज जो किया गया था वो कलकत्ता हाई कोर्ट की जजमेंट को चैलेंज किया गया था, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने जो पार्टीशन है वो अलाउ कर दिया था ऑन द ग्रांट्स ऑफ लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 278 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। तो अब उससे एग्रीवेट हो गए जो कि डिफेंडेंट थे, जो अब सूट फाइल किया गया था, तो जो यहाँ पर जो अपीलेंट है उन्होंने आगे यहाँ पर अपील डाली है क्योंकि इनको रिलीफ मिल गया था और जो पिटीशन का जो सूट था वो अलाउ कर दिया था। अब उससे एग्रीवेट होके जो यहाँ पर माननीय कोर्ट में डाली थी, यहाँ पर स्पेशली पिटीशन डाली थी। और पिटीशन का जो नंबर है वो है सिविल अपील 7775 ऑफ 2021, जो कि 14 मार्च को ये जजमेंट आई है। और आप देखिए फैक्ट्स क्या थे कि यहाँ पर एक जो ऑनर थे उनके जो जिसे टेस्टेटर कहा गया, जो विल बनाते हैं उसको टेस्टेटर कहा गया है, उनके 3 सन्स थे, उनके नाम बताए गए हैं। उनकी डेथ हो गई थी टेस्ट जो विल बनाने के, जो विल जिन्होंने बनाई थी उनके जो 3 सन्स थे और एक विडो थी। और फिर उसके बाद डेथ जो हुई थी 16 नवंबर 1929 को हुई थी। अब उसके बाद अपनी स्टेट छोड़ गए थे 3 लीगल एयर्स को और 2 सन्स को छोड़ गए थे और एक ग्रैंड सन को दे दी थी, जो कि एक जो सन है जिनको कुछ नहीं दे के गए थे, तो उनके जो ग्रैंड सन है उनको दे दी थी, उनको कोई शेयर नहीं दिया गया था सन को। और 1945 को एक पार्टीशन डीड थी वो बनाई गई को शेयर्स, जो शेयर्स थे उनके जो को शेयर्स हुए, जो तीनों के जो लीगल एयर्स थे उन्होंने अपनी पार्टीशन डीड बनाई और जो अरेंजमेंट था वो एक्सेप्ट कर लिया था, उन सन ने भी एक्सेप्ट कर लिया था जिनके पास नहीं छोड़ के गए थे। तो और उन्होंने डिस्क्लेमर डॉक्यूमेंट भी एग्जीक्यूट किया था कि जो और एक प्रॉपर्टी पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी थी जो कि एक जो उनके ग्रैंड सन ने जो है वो उनको दे दी थी। और एक जो प्रॉपर्टी का जो शेयर है जो ग्रैंड सन के थे उसको भी एक डिस्क्लेमर दिया था कि एक डिस्क्लेमर डॉक्यूमेंट दिया था कि एक जो सन ग्रैंड सन को छोड़ के थे उनका जो शेयर है उन्होंने मतलब जो है वो खरीद लिया है। और 1952 में कहा कि वो एक ऑक्यूपेशन है कुछ प्रॉपर्टीज के, तो जो कि
टेस्टेटर, अब ही का जो वर्ड किया गया है, ही जो है वो अपीलेंट है, जिन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने प्रॉपर्टी उस सन से खरीद लिया। अब उस सन ने जो था वो बताया था कि उन्होंने ग्रैंड सन से वो प्रॉपर्टी खरीद ली है, तो उन्होंने कहा कि वो ऑक्यूपेशन में है उस प्रॉपर्टीज को। और अब यहाँ पर जो प्रेजेंट जो अपीलेंट है उन्होंने सूट फॉर पार्टीशन और पोजेशन जो है वो फाइल किया, और लेकिन सूट जो है वो डिसमिस कर दिया अपीलेंट का, क्योंकि इनका कोई टाइटल नहीं था। क्योंकि यहाँ पर जो अपीलेंट है उन्होंने क्लेम किया उन्होंने प्रॉपर्टी जो है उस सन से खरीद ली है। अब जो सन थे उन्होंने कहा कि उन्होंने जो ग्रैंड सन को शेयर देके गए थे उनसे उन्होंने खरीद लिया। अब चूंकि वो जो उन्होंने खरीद रखी थी, तो अब उस जो बेसिस पे एक सूट फॉर जो पार्टीशन है वो फाइल किया कोर्ट जो, और सूट जो था वो डिसमिस कर दिया गया प्रेजेंट अपीलेंट द्वारा, कि कहा कि उनका कोई टाइटल नहीं है क्योंकि शेयर था वो सब लीगल हेयर्स को दिया गया था। जजमेंट जो थी वो अपीलेंट कोर्ट ने रिवर्स कर दी और एक डिक्री फॉर द पार्टीशन फाइल कर दी। अब उस अपीलेंट, अब यहाँ पर फिर उस ऑर्डर के अगेंस्ट में हाई कोर्ट में गए जो रिस्पोंडेंट है, जो कि फिर उसके बाद हाई कोर्ट ने नोटिस किया कि जिस बिल पर रिलाई किया गया है वो ना तो वो प्रोबेट की गई थी और ना ही कोई लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो दिया गया था। तो हाई कोर्ट ने डाउट किया कि रिस्पोंडेंट की पोजीशन में कैसे आ गया, तो मतलब पोजीशन में जो रिस्पोंडेंट था उसमें कैसे आई, तो उस फाइंडिंग्स के बेसिस पे कि कोई प्रोबेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, फिर उसके बाद फिर वो रिस्पोंडेंट जो लीगल हेयर्स थे जो टेस्टेटर के, फिर उन्होंने अप्रोच किया कॉम्पिटेंट कोर्ट्स में कि लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वो इशू किया जाए। तो ट्रायल में कोई भी अटेस्टिंग विटनेस अलाइव नहीं था, मींस जब बिल बनाते हैं तो उसमें अटेस्टिंग विटनेस भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई अलाइव नहीं था। ट्रायल कोर्ट ने रिलाई किया कि एक तो जो दोनों सन्स थे उनकी डिपोजिशंस पे रिलाई किया, और फिर उसके बाद ट्रायल कोर्ट ने डिपोजिशन जो सन्स थे उस पर रिलाई किया, और एक जो अटेस्टिंग विटनेस थे और उनकी चूंकि जो अटेस्टिंग विटनेस थे उनके जो सन थे उन्होंने भी यहाँ पर जो डिपोजिशन पे दी थी उस पर रिलाई किया। और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीडिंग्स थी जो यहाँ पर जो अपीलेंट है उन्होंने कॉन्टेस्ट किया, जो कि परचेजर प्रॉपर्टीज थे उस सन से द्वारा ली गई जिन्होंने खरीदी थी, और कहा कि जो प्रोसीडिंग्स मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि जो एक काफी लॉन्ग पीरियड के बाद यहाँ पर ये लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आए हैं। तो यहाँ देखिए जो यहाँ पर जो कंटेंट्स रेज किए गए वो ये बताया गया था, लॉन्ग पीरियड जो है काफी समय हो चुका है कि यहाँ पर अब लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आए हैं, क्योंकि डीड ऑफ पार्टीशन थी वो कि 21/2/1945 की, जो कि मेंशन किया गया विल इन क्वेश्चन, और जो ट्रायल कोर्ट ने रिलाई किया था डॉक्यूमेंट पे जो कि एग्जीक्यूट किया गया था उनके जो सन द्वारा, और एक रेफरेंस ऑफ थ्रू द विल थी। अब इसने कोर्ट ने वहां पर ये बताया कि लेकिन जो मटीरियल कोर्ट ने ये रिकॉर्ड किया कि रिस्पोंडेंट्स को इंटाइटल्ड है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। फिर उसके बाद अपील डाली गई, रिस्पोंडेंट ने मतलब जो अपीलेंट ने अपील डाली वो भी रिजेक्ट होगी। अब उस अपील के अगेंस्ट में यहाँ पर वापस अपील में आए, मींस पार्टीशन के जो सूट था लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मिल गया उनको, अब अटेस्टिंग विटनेस अवेलेबल नहीं थे तो उनके जो सन थे उन्होंने आकर डिपोज किया, और उसके बाद जो है आगे अपील डाली गई वो भी रिजेक्ट होगी। उसके बाद अपीलेंट ने अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आया, तो जहाँ दोनों पार्टीज की कंटेंशन सुनी, अब कोर्ट ने यहाँ पर अपनी एनालिसिस एंड फाइंडिंग्स दी कि टेस्टेटर्स के पास काफी प्रॉपर्टीज थी, और अपीलेंट जो है वो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने जो परचेजर हैं प्रॉपर्टीज के, और प्रॉपर्टीज थी जो बेची गई थी वो जो एक टेस्टेटर के जो सन थे उस द्वारा भी दी गई थी। बिल में कहा था कि जो सन है उनको कोई प्रॉपर्टी जो जिस सन से खरीदी है उनके पास कोई पोर्शन नहीं मिलेगा प्रॉपर्टी का, तो इंस्टेड उनके जो टेस्टेटर के जो ग्रैंड सन थे, जो यहाँ के जो सन हैं उनके जो सन थे उनको दे दी गई थी प्रॉपर्टी, जो कि एक हेयर थे और वन ऑफ द लीगेटीज थे। रिस्पोंडेंट ने यहाँ पर क्लेम, जो रिस्पोंडेंट है जो कि बाकी जो को शेयरर्स हैं उन्होंने 1/3 शेयर क्लेम किया था। अपीलेंट ने यहाँ क्लेम किया था कि वो पोजेशन में है। अब प्रोसीडिंग्स में नीचे की जो कोर्ट्स थी वो पोजेशन वहां पे नहीं बताया गया कि कोर्ट ने कहा कि वो पोजेशन में नहीं है, लेकिन जो प्लेंटिफ जो यहाँ पर रिस्पोंडेंट है, जो ओरिजिनल जो लीगल हेयर्स थे उनका जो बताया गया था कि जो टाइटल है वो प्रूव नहीं हुआ है, तो इसलिए इनको प्रोबेट और एडमिनिस्ट्रेशन और टेस्टेटर प्रॉपर्टी नहीं मिली है। लेकिन रिस्पोंडेंट ने सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स में क्लेम किया लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन,
कोर्ट ने नीचे की दोनों कोर्ट्स ने पाया है कि जो विल है जिनीन है, और एडमिनिस्ट्रेशन लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्रोवाइड कर दिया है रिस्पोंडेंट को। अब जो आर्गुमेंट अपीलेंट का यही था कि यहाँ पे कंसिडरेबल डिले हुआ है, तो इसलिए नीचे की कोर्ट्स को रिलाई नहीं करना चाहिए था सेक्शन 90 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जो कि ये बताता है प्रिजम्पशन ऑफ टू द डॉक्यूमेंट्स 30 years ओल्ड। अब उसके बाद फिर कोर्ट ने दूसरी जजमेंट्स को भी देखा, और एम.बी. रमेश डी एंड बाय एल.आर. वर्सेस के.एम. पेरेजी अदर्स डी बाय एल.आर. एंड अदर्स। तो यहाँ पर सिमिलर आर्गुमेंट था रिगार्डिंग सेक्शन 90 का ऊपर बताया गया था, जो कि ये बताता है। तो डिसीजंस ये आ चुके थे कि जो विल है वो प्रूव नहीं की जा सकती बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ एज। जो प्रिजम्पशन जो है सेक्शन 90 का कि रेगुलेटरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो मोर देन 30 years ऑफ एज है वो इनएप्लीकेबल होंगे जब प्रूफ ऑफ विल के ऊपर आएगा, और जो प्रूफ जो होगा वो प्रूफ किया जाएगा सेक्शन 63 सब पार्ट सी ऑफ सक्सेशन एक्ट और सेक्शन 68 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। सिचुएशन ये होती है कि जो विल जो है वो सेटिस्फाई की जाती है रिक्वायरमेंट्स को कि वो टेस्ट किया जा चुके टेस्ट की गई है, जो कि लॉ द्वारा प्रोवाइड की गई है, और उसे अप्रूव नहीं किया जा सकता अबव 2 प्रोविजंस पे। और सेक्शन 69 और सेक्शन 70 और 71 ऑफ एविडेंस एक्ट है वो जो प्रोपाउंडर की हेल्प करने के लिए, एड करने के लिए आती हैं। सेक्शन 69 ये कहता है कि जब कोई अटेस्टिंग विटनेस नहीं मौजूद हो, प्रूफ जब ना हो, और सेक्शन 71 जो बताता है कि प्रूफ जब अटेस्टिंग विटनेस जो है वो डिनाई करता हो एग्जीक्यूशन को। अब ये जजमेंट आई थी बाबू सिंह एंड वर्सेस एंड अदर्स वर्सेस राम सहाय अलियास राम सिंह। कोर्ट ने सेक्शन 69 के ऊपर थी वो अपनी कमेंट्स दिए थे। सेक्शन 69 को कंसीडर किया गया था के लक्ष्मण वर्सेस थकियाल पद्मनी एंड अदर्स। तो और उसके बाद कई दूसरी जजमेंट्स पर भी रिलाई किया है कोर्ट ने। अब यहाँ सारी जजमेंट से ये बताया कि अगर कोई अटेस्टिंग विटनेस की अवेलेबल ना हो, जब उनकी डेथ हो गई हो, अगर जब अवेलेबल ना हो, तो प्रोपाउंडर जो होता है तब भी हेल्पलेस नहीं होता है। सेक्शन 69 जो है ऐसे केसेस में जो है वो एप्लीकेबल होगा। अब देख लिए ये जजमेंट के कंटेंट्स क्या बता रहे हैं, वो साफ साफ यही बता रहे हैं कि जो बोथ अटेस्टिंग विटनेस यहाँ पर जो थे वो उनकी डेथ हो गई थी। अब जो 2 सन्स थे टेस्टेटर के, उन्होंने विल को डिपोज किया था और कहा था कि साइन हुए थे और आइडेंटिफाई भी किया था उस सिग्नेचर्स को। और जो अटेस्टिंग विटनेस थे, तो एक उनके जो अटेस्टिंग विटनेस के जो सन थे वो उन्होंने आकर डिपोज किया था, और कि जो विल है वो उन्हीं द्वारा दी गई है। उन्हीं के फादर ने जो मतलब जो है अटेस्टिंग विटनेस थे जो साइन किया है, तो आइडेंटिफाई कर दिया था सिग्नेचर्स को। तो विटनेस जो है वो एजुकेटेड है और ग्रेजुएटेड है। तो सर्कमस्टांसेस जो विल साइन किए गए थे, तो ये सब लोग प्रेजेंट थे, मौजूद थे। तो विटनेस को क्रॉस एग्जामिन भी किया गया था। अब ट्रायल कोर्ट ने रिलाई किया कि जो पार्टीशन डीड दे दी गई थी कि जिससे शेयर्स था जो विल के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। डॉक्यूमेंट था, एक रजिस्टर्ड भी था, और जो जिस सन को कुछ भी नहीं दिया था, तो उनके जो कि प्रेडिसेसर ऑफ अपीलेंट थे, उन्होंने भी साइन किया था, एक्नॉलेज किया था कि ये एग्जिस्टेंस ऑफ द विल है। तो यहाँ पर सब कुछ देखने के बाद यही निकल के आया कि कोई भी लीग हायर्स था उस सन के, उन्होंने कॉन्टेस्ट नहीं किया था लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को। तो एक ही कंक्लूजन निकल के आता है कि जो विल थी वो ड्यूली एग्जीक्यूट की गई थी, और जो प्रोपाउंडर जो यहाँ पर रिस्पोंडेंट है उन्होंने सक्सेसफुली प्रूव कर दिया है। तो देखिए ये जजमेंट का जो कंटेंट्स निकलने के बाद यही निकल रहा है कि अपील जो थी उसको डिसमिस कर दिया गया। मींस जो क्लेम कर रहे थे कि हमने प्रॉपर्टी परचेज की है उस सन द्वारा, लेकिन यहाँ पर और जो उनकी जो कंटेंशन रेज की गई थी सेक्शन 90 का एविडेंस एक्ट का, कोर्ट ने मानने से मना कर दिया। कोर्ट ने यही कंक्लूजन निकाला कि अगर अटेस्टिंग विटनेस की डेथ हो जाती है तो सेक्शन 69 भी तब एविडेंस एक्ट का वो एप्लीकेबल होगा। और यहाँ पर सब जो जिनके पास डिवॉल्व हो रहा था शेयर, उन्होंने अपना जो है स्टेटमेंट्स मतलब जो अप्रूव कर दिया, सक्सेसफुली प्रूव कर दिया, और जिन अटेस्टिंग विटनेस क्योंकि अवेलेबल नहीं थे तो उनके जो सन ने आकर डिपोज कर दिया। तो मींस रेमेडी अवेलेबल थी एज पर सेक्शन 69 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के द्वारा। तो जजमेंट में ये जो साफ साफ क्लैरिफाई हो रहा है। और अब उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें,
और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।